क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट। आज के हमारे गेस्ट हैं उत्तराखंड के बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट। ही इज़ अ पेंटर, ही इज़ अ म्यूरल आर्टिस्ट, ही इज़ अ कैनवसिंग आर्टिस्ट, जिनका नाम है मिस्टर मुकुल बदोनी जी। तो अगर आपने कहीं पे भी देहरादून में और उत्तराखंड में अगर आपने म्यूरल्स देखे हैं बने हुए, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जो जानकी देवी पुल है वहाँ पे आदि योगी का एक बहुत बड़ा एक म्यूरल है, वो भी मुकुल ने बनाया है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए, टू नो अबाउट हिज आर्टिस्टिक माइंड एंड हाउ ही गोज अबाउट हिज पेंटिंग्स, हिज म्यूरल्स। कोई भी जिसपे भी एक आर्टिस्ट की इंस्टिंक्ट है, उसके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर पॉडकास्ट। मुकुल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर द पॉडकास्ट। अपने बिजी स्केड्यूल से अपने टाइम निकाला। आप वॉल पेंटिंग्स करते हैं, म्यूरल्स करते हैं, कैनवस पेंटिंग्स वगैरह करते हैं। तो ये स्टार्ट कब से हुआ, स्कूल में, कॉलेज में, एंड व्हाट मेड यू टेक दिस प्रोफेशन एंड मेक इट एज अ करियर? जब मैं छोटा था यानी थर्ड फोर्थ में, मैं ड्राइंग थोड़ी बहुत अभी से करता हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करने में, पेंसिल से। हमारी मैथ्स की कॉपियाँ, इंग्लिश की कॉपियाँ, जो भी कॉपियाँ होती थी, मैं कुछ ना कुछ सब में करता ही था पहले। तो पापा बड़ा डांटते भी थे, यार जब ड्राइंग की एक अलग से कॉपी है तो हर कॉपी में क्या वो कर देता है ड्राइंग की। हाँ, तो मार भी पड़ी है बचपन में। लेकिन क्या है कि कोई ऐसा स्पष्ट विजन भी नहीं था। जब मेरा 10th भी हो गया कि मैं आर्ट एंड इस सब्जेक्ट में आगे कुछ करूं, तो 10वीं भी में मेरा साइंस था ही मेन सब्जेक्ट। और उसके बाद जो 12वीं भी किया मैंने, तो 12वीं में मेरा साइंस मेन सब्जेक्ट था। उसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मेन सब्जेक्ट थे मेरे। लेकिन अच्छा ये था कि बायोलॉजी में डायग्राम रहते हैं बनाने के, ये अमीबा पैरामीशियम से शुरू रहते हैं पूरे, तो उसमें काफ़ी अच्छा था बनाने के लिए। और मैं ड्राइंग भी बहुत अच्छी करता था। तो टीचर्स बोलते थे कि बेटा तू ना अभी जब आगे कुछ करेगा तो कुछ आर्ट्स में कुछ अच्छा करना, कि तेरे जॉब जल्दी लग जाएगी, मतलब आर्ट का टीचर बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन 12th के बाद फिर घर वालों का था कि भाई बीएससी कर ले, क्योंकि पहाड़ों में बेसिकली 90% ऐसा होता है। या फिर शायद आप बदल गया हो, लेकिन पहले यही था कि भाई अगर 12th साइंस से किया तो बीएससी करना है, एमएससी करना है, फिर उसमें आगे तुम टीचर्स बनो या फिर मेडिकल्स में जाओ। लेकिन कोई ऐसी घटना हो गई जब मैं अपना बीएससी का फॉर्म सबमिट कर रहा था कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स मिले, मैं दोबारा एडमिशन करने आया, तो मेरा थोड़ा माइंड सा चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार, मैं आर्ट्स लेती हूँ। 12th के बाद की बात है, हाँ 12th के बाद की बात, यानी 2012-13 की बात। तो फिर मैंने बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग में एडमिशन ले लिया, और उसके साथ 2 सब्जेक्ट और भी थे। तो फर्स्ट मुझे लगता है कि वो पहला कदम था मेरा, जो आर्ट को करने के लिए, मतलब पहली बार ऐसा पड़ा था कि भाई आप कुछ इसमें कर सकते हैं। वो चाहे मैं फिर एज अ चित्रकार उसमें काम करता या फिर मैं गवर्नमेंट टीचर काम करता। बीए 3 साल का किया, उसमें बीए में पहली बार ही पता चला कि आर्ट्स में क्या क्या टेक्निक होती है, वाटर कलर क्या होते हैं, ऑयल कलर क्या होते हैं। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, और फिर मैंने पेंटिंग से एमए किया। तो जब सर मेरा पेंटिंग से एमए कंप्लीट होने वाला था, तो उस टाइम 1-2 कुछ वॉल प्रोजेक्ट मेरे को मिले थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे और प्रोजेक्ट मिलने लगे, जैसे देहरादून, ऋषिकेश में। फिर वो एक तरह से वो सीढ़ी बन गई कि एक स्टेप ऊपर एक स्टेप ऊपर। फिर मेरा अपना धीरे धीरे इसमें हम लोगों ने एक तरह से अपना प्रोफेशन बना दिया इसको। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मैं मास्टर कर रहा हूँ या फिर मैंने बीए किया? था उनको ये था कि क्योंकि सर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बीए के बाद अगर हम बीएड करो तो हम डायरेक्ट एलटी का पेपर देखिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए कर सकते हैं। तो उनको ये था कि चलो इसने बीएड तो कर लिया, लेकिन अभी गवर्नमेंट उसमें जाएगा, टीचिंग में जाएगा। लेकिन नहीं, मेरा जब मेरा सर बीएड हो गया, उसके बाद मेरा मतलब गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस थी, मेरा था कि मुझे गवर्नमेंट में जाना ही नहीं है। लेकिन घर वालों का थोड़ा था मन इससे कि नहीं यार, इसको गवर्नमेंट सर्विस करनी चाहिए, इसको एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट नहीं काम करना चाहिए। तो काफ़ी प्रेशर था घर वालों का कि भाई ठीक है तो अपना काम कर ले, लेकिन जॉब लग जाना, फिर करते रहना। मैंने कहा भाई फिर तो नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर हम एक गवर्नमेंट सर्विस में, तो हम एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट नहीं काम कर सकते। मुझे पिथौरागढ़ काम करना हो तो मैं अपनी जॉब के साथ उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ नहीं जा सकता, या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता। तो फिर उसके बाद मैंने 2018 के बाद मैंने अपना ही पूरा ये जो पेंटिंग्स में ही प्रॉपर प्रोफेशन शुरू किया। बिल्कुल, आप बेसिकली यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन
उत्तराखंड हो लिया, उत्तरकाशी से हैं, जैसे हमारा जो लोकल आर्किटेक्चर वगैरह है वो कितने हद तक आपके उसमें, मैंने आपके पेंटिंग्स वो तो देखी है ऑब्वियसली, इंस्टाग्राम पे देखी हैं, पर आपके दिमाग पे ऐसा होता है कि आपको अपना लोकल आर्ट एंड कल्चर पेंटिंग्स के थ्रू रिफ्लेक्ट, आपको लगता है कि आपको रिफ्लेक्ट करें अपने पेंटिंग्स में, या फिर बिल्कुल कुछ और ही अलग, या आपका अपने हिसाब से आप पेंटिंग्स वगैरह करते हैं? नहीं सर, मुझे जैसे मैं पहाड़ों में रहा हूँ, मेरा जन्म पहाड़ों में हुआ है और मेरे एजुकेशन जो भी है सब पहाड़ों में हुआ है, तो मैंने अपने आसपास की चीज़ें देखी है, अपने पुराने घर देखे हैं, अपने माँ जी दादी के मैंने जो गहने हैं पहने में वो देखे हैं, कपड़े हैं वो देखे हैं, तो मुझे जो इंस्पिरेशन मैं कह सकता हूँ उन सब चीज़ों से ही मिली है, क्योंकि आप मेरी ड्राइंग एंड पेंटिंग में अगर देखेंगे तो वो पहाड़ों के जो भी पारीदान हैं, पहाड़ों का जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, सब मेरा बेसिकली उस पे काम है। और वो इसलिए कि मैंने वो चीज़ें देखी हैं और हम उन चीज़ों से कनेक्ट हैं। हमारे कुछ भी काम है, वो सांस्कृतिक कार्य हो, हमारे धार्मिक कार्य हो, बिना उसके नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं उन चीज़ों से बहुत कनेक्ट हूँ, वहाँ रह रहा हूँ, तो बेसिकली इसलिए मेरा काम उन्हीं पे ही। थोड़ा सा मेरे को प्रोसेस के बारे में बताइए, जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप प्लानिंग कैसे करते हो आप प्रोजेक्ट की, और गवर्नमेंट आपको अप्रोच करती है, आप गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, तो हाउ इज़ दैट डायनामिक जब आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सर जैसे अब तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत हो गई है किसी भी डील के लिए, तो लेकिन जैसे मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करूं तो जैसे मैं टूरिज़्म का कोई काम कर रहा हूं, तो मुझे टूरिज़्म ऑफिस से किसी का भी कॉल मैसेज आता है कि बडौनी जी हमें एक वॉल या म्यूरल प्रोजेक्ट करना है, तो फिर हमारी बातचीत हो गई, तो फिर हमारा सर रेट डिस्कस होता है कि भाई आप किस रेट पे काम करते हैं, आपका काम कैसा है, तो सोशल मीडिया में काम वाम या फिर वैसे। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स को पहले देखते हैं कि उनको लगे कि आपका काम है, उसके बाद आपको अप्रोच करते हैं, बाद अप्रोच करें ऐसा ना। बहुत कम में ऐसा होता है कि जो कोई बोलता है कि पहले आप काम भेजिए या फिर है ना, फिर हम बेसिकली अब तो सोशल मीडिया हो गया, तो लोग पहले से काम वाम देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो बातचीत करके फिर जब बात हमारी सब वो कंफर्म हो जाती है, फिर वो कहता है कि हमें एक या फिर कोई पर्टिकुलर थीम है जिस पे काम करना है, जैसे किसी जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि हमें नंदा राजात पे अभी काम करना है, क्योंकि अभी राजात तो इस बारी शायद हो ना हो, लेकिन अगली बारी राजात होगी 2027 में, तो राजात पे मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट काम भी किया है, टूरिज्म के साथ भी मैंने काम किया, तो जैसे टूरिज्म ने बोल दिया कि हमको उस पर करना, तो फिर मैं अपने हिसाब से सर वो फोटोज या फिर उसमें कुछ हमें क्या क्या कोलैब करना है ये सब करके देन उनको कुछ फोटोज देता हूँ, फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। जब आपको ये प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है तो उसमें रिसर्च वर्क वगैरह कुछ रहता है इसमें, कि आप अपने साइड थोड़ा रिसर्च कर लो? बेसिकली सर अगर मैं बात करूँ कि मुझे रम्माण पे काम करना है, रम्माण जैसे उत्तराखंड का और डांस है, तो जैसे किसी ने बोल दिया कि रम्माण पे काम करना है, तो रम्माण के मुखौटे तो खैर ही नॉर्मल जो डांस पे करते हैं, तो मैं पहले बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि रफ पेज पे स्केच उसका तैयार करके एक साइड जैसे मुखौटे बना दिए, दूसरी साइड वो डांस कर रहे हैं, एक साइड वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, तो एक पूरा थीम सा बन गया उसमें कि डांस भी हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं और वो रम्माण के जो मुखौटे हैं वो भी दिख रहे हैं, तो उन सब का एक हम कोलैब करके एक बड़ा बड़ा सा स्केच उनको दिखा के देन फिर उसके बाद हम उसको फेयर करते हैं। पेंटिंग के लिए आपको क्या लगता है कि मतलब एक्रिलिक पेंटिंग होगी या कुछ अलग टाइप का पेंटिंग रहेगा? जो वॉल पे पेंटिंग होती है उसमें क्या क्या आप यूज़ करते हो, कौन कौन से पेंट चूज़ करते हो और उसका रीज़न क्या है? जैसे सर वॉल पे मैंने ज़्यादातर जहाँ भी काम किया है मैंने इनेमल कलर यूज़ करे हैं। इनेमल कलर क्या होते हैं, तो फुल वाटर प्रूफ रहते हैं और उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है, और वाटर कलर भी, हालांकि अब तो वाटर कलर भी मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जो वाटर प्रूफ हैं और उनकी लाइफ भी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो इनेमल कलर ही आगे जाते हैं, क्योंकि इनेमल कलर एक तो फुल वाटर प्रूफ बहुत ज़्यादा है, पानी वानी भी मारो तो इनेमल कलर वाटर कलर से ज़्यादा, हाँ, और लॉन्ग लास्टिंग भी शायद से ज़्यादा है। हाँ, इनेमल में क्या है सर कि इनेमल को पानी मारो तो एकदम फेंक देगा वो पानी, वो टिकने ही नहीं देता अपने पे पानी, लेकिन जो वाटर कलर रहते हैं वो एकदम से पानी को फेंकेगा नहीं, वो ऑब्जर्व करेगा, हाँ ऑब्जर्व करेगा, चाहे वो कम करेगा लेकिन करेगा। तो इनेमल की जो है लाइफ बहुत ज़्यादा है और वाटर की थोड़ी कम है,
लेकिन कहीं पे अगर बहुत धूप वगैरह हो तो धूप से कलर थोड़ी फेड हो जाते हैं, लेकिन इतने जल्दी जो इनामल ख़राब नहीं होते। तो मेरा बेसिकली ज़्यादातर जितना भी काम है इनामल में है, क्योंकि अब जैसे नए जो आर्टिस्ट हैं, अभी जो यूथ कुछ काम भी कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादातर वाटर कलर यूज़ करते हैं। सो मतलब उस लाइफ स्पैन कितना रहता है? जैसे अभी आपने वाटर कलर आपने यूज़ करा, हाँ, वो उनकी 2 या 3 साल रहेगी, और अगर आपने इनामल यूज़ करा उसकी डबल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, 5-6 साल 7 साल उसकी ज़्यादा हो सकती है। और वैसे भी सर जितने पुराने पेंटर्स थे जो वॉल म्यूरल में पेंटिंग्स कर रहे थे, वो सब इनामल का ही यूज़ करते थे ज़्यादातर। आपके कोई इंस्पिरेशन या कोई आर्टिस्ट या कोई पेंटर आपके इंस्पिरेशन रहे हो कि आपने उनको फॉलो करा हो, या यू हैव लुक्ड अप टू देव कि मैं इनको फॉलो करूंगा, इससे मैं कितना कुछ सीखा है मैंने? अपनी लाइफ में ऐसे कोई इंस्पिरेशन या कोई रहा है? हाँ, जब सर मैंने पहले अपना काम वाम स्टार्ट किया था, तो मैं सच बताऊं तो ऐसा कोई मेरा था नहीं जिसको मैं बोलूं कि मेरा आदर्श है, क्योंकि किसी ने मुझे ऐसा पर्टिकुलर बोला ही नहीं भाई कि तू ऐसा कर ऐसा करेगा, है ना। सबका ये था कि भाई जॉब में जाना, तो मैं झूठ नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं इसको आदर्श मानता हूँ ऐसा। लेकिन हाँ, अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और मुझे लगता है कि उनसे मुझे बहुत सीखना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था श्री यशोधर मठपाल जी की, तो मठपाल जी को मैं पहली बार ही मिला और हाल में ही मिला, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। जैसे उन्होंने पहाड़ों के लिए बहुत कुछ किया है, वो हैं। और कुछ एक पश्चिम बंगाल में एक जुगल सरकार हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, उनका अभी अपने बंगाल आर्ट एंड कल्चर को लेके बहुत शानदार काम है। एक विश्वाल जी हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, उनका भी स्पिरिचुअल बहुत अच्छा काम है। तो कुछ आर्टिस्ट हैं सर जो मेरे इंस्पिरेशन है और जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। साइकोलॉजी थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए कि एज अ पेंटर की साइकोलॉजी कैसे रहती है? जैसे अभी आपको पेंटिंग मिली हो, आपने इनामल पेंटिंग वगैरह करी है, म्यूरल्स बनाए हैं या कैनवस पेंटिंग करी है, जो भी है, आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि ये बिल्डिंग को या ये वॉल को सुंदर बनाना एक ऑब्जेक्टिव रहता है, या फिर उस पेंटिंग के थ्रू कोई मैसेज देना भी सोसाइटी को? मुझे लगता है सर कि देखो, पेंटिंग्स अगर हम कहीं बना रहे हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि एक खाली दीवार में और अरे जस्ट के स्टॉक अच्छा तो लगेगा। लेकिन उसके साथ जैसे आप कह रहे हैं कि मैसेज, वो बहुत बड़ी बात, मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहीं पे भी कुछ काम किया है, मैंने एक तो उसमें मैसेज की पेंटिंग्स क्या कह रही हैं। जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर पे ही बेसिकली ज़्यादातर वॉल आर्ट्स करे हैं। जैसे मैंने कहीं एक लेडीज़ बनाई है, उस पर मैंने नथ पहनाई है, नाक पे बुलाक होती थी, बुलाक पहनाई है, गले में हंसुली होती थी, वो पिलाई। तो उसको देख के कोई भी देखेगा तो वो बोलेगा कि ये पहले तो ये पहाड़ी लेडीज़ हैं, और इसने पहले ज्वेलरी ऐसे पहनते थे या फिर अभी भी पहनते हैं। तो मतलब ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, जिसको नहीं बोलते, ऑथेंटिक कल्चर है जहाँ पे वो लोगों का वो रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा उसमें फेल भी होना चाहिए, मतलब उसके एक्सप्रेशन होने चाहिए। नहीं अगर ये मतलब देख रही है, मुस्कुरा रही है, कुछ बोलना चाह रही है, तो वह मुझे लगता है कि पेंटिंग्स में तो एक्सप्रेशन एंड मैसेज बहुत ज़रूरी है। और मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है अक्सर पेंटिंगों में कि वो रही। आपका सबसे बढ़िया काम कहाँ पे करा है आपने, कौन सा और क्यों? मैंने सर एक हर्सिल में एक प्रोजेक्ट किया था। अच्छा। और तब उत्तरकाशी में मयूर दीक्षित सर डीएम थे जी। तो हर्सिल जैसे काफ़ी हिल्स पे एक छोटा सा मार्केट में बोल सकता हूँ, वहाँ हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। तो वहाँ जितनी भी बिल्डिंगें थे सभी बेसिकली वहाँ सीमेंटेड हैं और सबके ऊपर टीन की चादर है। तो हमने सर वो पूरी बिल्डिंगें येलो कलर में कर दी, पहले तो गोल्डन येलो में पूरी बिल्डिंगें कर दी। वहाँ के जो शटर थे वो ब्राउन कलर में कर दिए। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे वहीं के लोगों के कुछ पोर्ट्रेट्स किए हैं, जैसे वहाँ पे ज्वेलरी पहनते हैं वो सब हमने किए हैं। और वहाँ पे जो आपका हर्सिल वाला क्षेत्र है, वहाँ से गंगोत्री के ऊपर में वो जो सर जैसे भेड़ रहता है, तो वो उसको हम जंगली भेड़ ही मान लीजिए, उसके सींग यूं घूमे रहते हैं, तो आइबेक्स जिसको हम बोलते हैं, उसका मैंने एक बहुत बड़ा फोटो वहाँ पे बनाया है, क्योंकि वो बेसिकली उसी क्षेत्र में ज़्यादातर दिखता है और झुंडों में दिखते हैं। और वहाँ पे याक पहले होते थे, हर्सिल में याक बनाए हैं। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो मतलब आज भी लोग याद करते हैं, और मैं भी उस टाइम को याद करता था कि मैं वहाँ पे रहा, मेरी टीम्स थी, हमने 1-1.5 महीने वहाँ पे काम करा। आसपास के हमने काफ़ी जो वहाँ पे बहुत सुंदर जगहें थी, हमने वो विजिट करी, और लोगों के साथ एक बहुत अच्छा आत्मीय भाव था। तो वो प्रोजेक्ट मैं बहुत मिस करता हूँ। और एक मैंने रुद्रप्रयाग में अभी 2 साल पहले काम किया था, पूरा गाँव लगभग सर हमने वहाँ पे पेंट किया था।
गांव के लोग वहाँ पे बनाए थे, उत्तराखंड कल्चर का बेस। तो ये आपने सारे दीवारों को बनाया, दीवार- गलीज में भी बनाया? दीवारों पे मतलब बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बड़ी बड़ी दीवारें, बेसिकली उन सब भी कर। तो रुद्रप्रयाग में था, वहाँ पे सर मैं 1.5 महीने रहा। गांव के लोगों के साथ रहना, वही दिनचर्या हो, जैसे वो लोग सुबह उठते हैं, फिर वो अपनी छाने में जा रहे हैं गाय भैंस के पास, और गांव में सब बैठ के बातें कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा है, मतलब पहाड़ी माहौल वहाँ पे भी रुद्रप्रयाग में भी मुझे मिला, बहुत अच्छा। क्योंकि अब तो कम जगह है ना सर जहाँ पे ऐसा माहौल मिलता है। तो वो रुद्रप्रयाग वाला और हर्सिल वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। तो इनमें से आपका सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपको कौन सा रहा है? मैंने सर एक प्रोजेक्ट किया था ऋषिकेश में। अच्छा, ऋषिकेश में एक जानकी ब्रिज है, हाँ जी। तो उसकी एक वॉल है, उसमें मैंने आदि योगी शिवा बनाया है। वो अच्छा, तो उसमें कलर्स काफ़ी ब्राइट कलर हैं, और जब जैसे किसी के फेस में जब लाइट का इफेक्ट पड़ता है तो वो वाइब्रेंट होते हैं, कहीं कहीं हाईलाइट होती है, नोज जैसे हाईलाइट होती है, लिप्स कहीं कहीं हाईलाइट होते हैं। तो बेसिकली उस टाइप का हमने कुछ बनाया था शिवा। कितना सर? 80 फीट 80 फीट तो काफी होता है। हाँ, लगभग 3 मंजिला। आपके क्या बनाया, फेस, सिर्फ फेस बनाया या पूरा? धड़ तक हमने बनाया भगवान शिवा को। तो नरेंद्र नगर में एक एसडीएम सर थे, श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी, और वो मेरे आदर्श भी हैं। मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जहाँ पे भी हूँ, और उनकी कृपा से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से और अभी तक भी बहुत सपोर्ट किया है और करते भी हैं। तो नगर पालिका के सर जब इलेक्शन होने वाले थे, तो सर के पास चार्ज था। सर ने कहा कि मुकुल, इस वाली वॉल पे हमको एक पेंटिंग करना है, लेकिन मैंने आज तक इतनी हाइट पे कभी काम नहीं किया, और मुझे हाइट से डर भी लगता है। तो सर ने कहा यार देख, इस पे काम करेगा तो लाखों लोग काम देखेंगे यहाँ पे, और ये ऐसी जगह, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इस पे बनना है। मैंने कहा सर मैंने किया नहीं, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। सर ने कहा एक बार ट्राई कर। तो मेरे साथ एक लड़का काम करता है, दीपक, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो उन्होंने क्रेन मंगवाई, और सबसे पहले वो क्रेन पे चढ़ा। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा यार देख, अगर तो ट्रेन में चढ़ के कराए? हाँ, वो क्रेन, वो जेसीबी का वो डब्बा टाइप का रहता आगे ना, तो क्रेन में उसके अंदर चढ़ने का था, उसमें कलर वाला भी रख सब। थोड़ा रिस्की तो होता। हाँ, रिस्की तो सर बहुत, इतनी हाइट पे, फिर वो हल्का ऐसा भी हिल भी रहा है इतनी हाइट पे, तो बहुत डिफिकल्ट। हाँ डिफिकल्ट बहुत। लेकिन वो चढ़ा ऊपर, और उसने खुद ही वो ऑपरेट की, वो मशीन ऊपर नीचे, मशीन भी खुद ऑपरेट? हाँ खुद ही, और पेंट भी पेंट भी वो ले गया। तो मतलब उसने एकदम स्टार्ट नहीं किया, वो ऊपर गया, लेकिन उसने कहा भैया ऊपर जा सकते हैं, इधर उधर हम हिल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उसने जब स्टार्ट कर दिया, तो जब मैं ऊपर चढ़ा तो मैं आंख बंद करके चढ़ा, मैं उसके अंदर बैठा, मैं आंख बंद करी। जब मैं ऊपर गया, फिर मैंने आंख खोली, तो फिर थोड़ा मुझे साहस आया जब उसको मैंने देखा कि नहीं, हाँ ठीक है, सेफ है। लेकिन वो मेरे लिए, मतलब मुझे लगता है मेरा सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था अभी तक का, जहाँ मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि 80 फीट की हाइट में काम करना, जिसने कभी ना काम। और कितने, जैसे 80 फीट का काफी बड़ी पोर्ट्रेट होगी, वो बहुत बड़ी पोर्ट्रेट, तो कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें? हम 3 लोगों ने काम किया, और बस 3 लोग, और वो पेंटिंग 7 दिन में पूरी हो गई थी। तो 7 दिन ठीक है, मतलब इतने किसान। तो हमने काफी स्पीड में काम किया। वो भी 7 दिन के सर, वो सिर्फ 5 या 6 दिन में हो जाना था, लेकिन उनका क्या था, क्रेन कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती थी, तो टाइम से नहीं आती थी। मुश्किल से हम एक दिन में 6-7 घंटे काम कर पाते। बट अगर आपको अभी देहरादून शहर में, मतलब आपके हिसाब से कोई ऐसा जगह है या साइट है जहाँ पे आप चाहते हो कि मतलब यहाँ पे मैं पेंटिंग करूँ और कुछ अच्छा मैसेज दूँ, कौन से एरिया में? देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करेंगे, हाँ, बट देहरादून की अगर आप बात करें, तो ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि कि यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट बनाऊँ अच्छा, और कुछ अच्छा मैसेज हो? कौन सा एरिया आपको लगता है या स्पेसिफिकली? मैं चाहता हूँ सर क्लॉक टावर के आसपास अगर कभी मुझे कुछ वॉल मिले, तो मैं वहाँ पे करना चाहूँगा, और आईएसबीटी के आसपास मैं कुछ करना चाहूँगा उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर को लेके, जिसमें उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का सब कुछ हो, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हो, पोर्ट्रेट हो, एंड इंस्ट्रूमेंट एंड डांस, बेसिकली हिमालयस हो, रिवर्स हो, जिसमें ये सब कुछ हो, मैं ऐसा कुछ करूँ। एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे सबको कमाना होता है पैसा कितना इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स या मोटिवेशन फोर्स है, या पैसा बाद में आता है, पहले आर्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आर्ट बनाना है? तो ये मेरे को आप थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव से समझाइए, एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से, कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस भी कैसे, आर्ट को भी और पैसे को भी, क्योंकि सबको घर भी तो अपना चलाना है। लेट्स बी वेरी रीजनेबल और ऑनेस्ट इस बात के लिए। तो आपके क्या ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होता है कि मैं अच्छा पेंटिंग बनाऊँ, या फिर मैं कमर्शियल उसको थोड़ा कर दूँ और मतलब अपने पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाऊँ, उसको बेचूँ, या वो है? आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है इसको ले? देखिए सर, पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर आज के समय की बात करूं, तो आर्टिस्ट के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि बिना पैसे के वो काम नहीं कर सकता, बोलते हैं ना। कोई हाँ, वो पैसे ना, कोई फील है, आर्टिस्ट को फील होना चाहिए भाई। वो फील भी तभी निकलता है जब पैसा हो तुम्हारे पास। पैसा ना हो तो वो फील, या फिर अंदर से ही नहीं है, मोटिवेशन नहीं है वो फील सर एक टाइम तक ही रहता है, फिर क्या है ना, वो काम छोड़ के जॉब करनी पड़ती है, जो सच बात है। क्योंकि मैंने बहुतों के मुंह से सुना है ना कि नहीं, आर्टिस्ट को फील होनी चाहिए सबको। नहीं, देखो पैसा भी बहुत, जितना जरूरी फील है उतना जरूरी पैसा भी है। पैसा अगर है सर तो आर्टिस्ट ना बहुत अच्छा अपना एक स्टूडियो बना के, एक अपना होम स्टे बना के, मतलब बहुत अच्छा घर बना के शुरू कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास मनी नहीं है ना सर, तो उसके वो सपने, आर्ट के जो वो सपने ही रह जाते हैं। और देखो, अगर हमें लगता है कि ठीक है अर्निंग भी हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है सर कि अगर अर्निंग हो रही है तो बस उसको बिजनेस ही बना दो। नहीं, वो गलत चीज है। अर्निंग हो रही है तो फिर मुझे लगता है फिर और अच्छा, फिर बल्कि और ज्यादा फील करो उसको। मुझे देखो, मैंने काम किया सर तो मुझे अच्छा अर्न भी हुआ है, लेकिन मैंने उसको फिर और अच्छे से फील किया। मैंने अपना काम और बढ़ाया और अपने काम को और टाइम लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर भगवान तुम्हें इतना आशीर्वाद दे रहा है तो और उसके प्रति और ज्यादा हमें ईमानदार होना चाहिए और काम को और अच्छे से करना चाहिए और कंटिन्यू काम करना चाहिए। कोई एक्टर ऐसे होता है कि मतलब वो कमर्शियल, जिसको बोलते हैं कमर्शियल मूवीज भी करते हैं, और कुछ आपने सुना होगा कि वो आर्ट वाली मूवी ज्यादा करते हैं। आपके हिसाब से मतलब अगर आपको अपने साइड से एज एन आर्टिस्ट, पेंटर, आप जो भी कह रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे कमर्शियल ज्यादा करना चाहिए या बहुत ही ग्राउंडेड पेंटिंग वगैरह करनी चाहिए? आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेकर? मुझे तो लगता है सर ग्राउंडेड ही करना चाहिए। मुझे बेसिकली ऐसा काम करना चाहिए, बहुत कॉमर्शियल भी नहीं होना चाहिए सर। मतलब जो मेरा अपना मत है, मुझे लगता है कि काम बहुत साधारण ऐसा होना चाहिए बेसिकली, जो जनता से टच करे। मतलब जैसे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ सर, उसको हार्ट को टच करे। जैसे मैं बेसिकली मैंने कुछ किए हैं सर, आर्ट ऐसे आर्ट्स मैंने किए हैं और मुझे काफ़ी डीएम भी आए हैं कि सर मतलब इस आर्ट को देखे हमारे आंसू निकले। अच्छा, कौन सी ऐसी पेंटिंग? मैंने रुद्रप्रयाग में, जिस गांव का मैं जिक्र कर रहा था, हाँ जी, मैंने वहाँ एक दादी जी का भी फोटो बनाया। वो दादी जी अब 100+ शायद हो गई होंगी। और उनका पोर्ट्रेट बनाया सर काफी बड़ी वॉल्स पे, और दादी जी को फिर वहां ले गया और फिर उनको उनका पोर्ट्रेट दिखाया। तो दादी जी के भी आंसू आ गए, मेरे भी आंसू आने लगे। तो उन्होंने जो दादी जी थी उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था कि ये मेरी बिल्कुल अच्छा। ये बहुत खुशी है क्योंकि सर मतलब 100 साल की उम्र में कभी उनका किसी ने फोटो नहीं बनाया और ना उन्होंने कभी ऐसा देखा कि भाई ऐसा भी बनाते हैं और ऐसा भी होता है। तो वो मोमेंट बहुत भावुक कर देने वाला था। उनको भी बहुत अच्छा फील, और मैं काफ़ी बारी वो वीडियोस शेयर करते रहता हूँ अपने सोशल मीडिया में। और भी सर मैंने बहुत ऐसे आर्ट्स बनाए हैं जिनसे मतलब लोगों को, जो हार्ट टच करते हैं लोगों को। और दूसरा उसमें हमारे उत्तराखंड के बहुत लीजेंड सिंगर हैं निगिदा। तो मेरी जितनी भी रील्स बेसिकली रहती हैं सोशल मीडिया में, तो मेरे नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने उनमें रहते हैं, तो लोग और ज़्यादा फिर वो कनेक्ट करते हैं उन चीज़ों। आपने अभी मेंशन करा कि मतलब मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पैसा भी ज़रूरी है घर चलाने के लिए, वो सब तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ हो गई। उसके अलावा आपको क्या मोटिवेट करता है कि मतलब मैं एक पेंटिंग बनाऊँ? और डज कोई अंदर का, क्योंकि काफ़ी लोग जैसे उनकी लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड होती है या वाइफ होती है या मदर होती है, तो वो उनसे इंस्पिरेशन खींचते हैं कि मतलब मेरी एक फीमेल एनर्जी, जिसको नहीं बोलते हैं कि वो बहुत सारा, जो आर्टिस्ट, काफ़ी आर्टिस्ट ये भी बोलते हैं कि मेरी लाइफ में एक फीमेल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को मोटिवेट रखने की। आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी मदर, गर्लफ्रेंड, दादी, कोई फीमेल एनर्जी आपको लगता है कि वो इन्फ्लुएंस करती है एज एन इंस्पिरेशन आपको अच्छा आर्ट बनाने में? मुझे अपनी दादी से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी दादी अभी 90 की एज पे पहुंचने वाली है और मेरी दादी अपने सभी काम खुद से करती है। अच्छा, यहाँ तक कि घास भी लेके आती है। उत्तरकाशी में रहती है? हाँ, उत्तर गांव में रहती दादी। यहाँ तक कि घास पे मेरी दादी लाती है अभी। अच्छा, दादी खाना भी बनाती है काफ़ी बारी खुद से। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है फिर मैं नहीं करती। मेरी दादी हमारे बागीचे में हमारे साथ काम भी करती है। तो मेरी दादी सब काम करती है और मुझे अपनी दादी से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बल्कि मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स में पहाड़ों की नारियां जो बनाई हैं, काम करते हुए बनाई है, बहुत सारी कुछ ऐसा बनाया है मैंने। अपनी दादी के भी मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट बनाए हैं। एक देहरादून में भी एक बहुत अच्छा होम स्टे है डिंडियाली, तो मैंने डिंडियाली में अपनी दादी का पोर्ट्रेट बनाया। आप कभी जाओगे तो आपको दिखेगा, काफ़ी बड़ी वॉल्स हैं। मैंने अपनी दादी पे पूरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी बना के अपनी दादी का पोर्ट्रेट बनाया। तो मैं अपनी दादी से जब ये बात शेयर करता हूँ ना, तो मेरी दादी बड़ी खुश होती है। जैसा आप कह रहे थे कि लाइफ में कोई ना कोई रहता है जिससे इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरे को एक बार बताइए, जैसे अभी आपने मेंशन करा कि आपने शिवा का इतना बड़ा आपने पोर्ट्रेट बनाया था 80 फीट का, तो हाउ डज इट वर्क? क्योंकि बहुत आसान होता है, एक कैनवस पे आप रूम के अंदर बैठे हुए हो, आपका वो
पेंटिंग है या आप बुक में बना रहे हो या वो कैनवस पे बना रहे हो, रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत डिफरेंस रहता है। जब आप इतनी बड़ी पेंटिंग बना रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि मेजरमेंट कितना होगा, वो है कि आपने बना लिया, बट इतने बड़े कैनवस को लेके जहाँ पे मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो आप कैसे मैनेज करते उसमें सर हम लोग मेजरमेंट लेते हैं बेसिकली, ये ग्रिड मेथड होता है। अच्छा। तो हमने एक फ़ोटो जैसे लिया तो फोटो पे हमने ग्रिड फिट करके देन फिर बड़ी वॉल पे हमने अब वो धागे से या फिर किसी भी चीज़ से ग्रिड मार दी, क्योंकि अब तो टेक्निक भी हो गई, लोग प्रोजेक्टर लगाते हैं देन फिर रात में प्रोजेक्टर लगा के स्केचिंग करते हैं, वो और भी ज़्यादा ईजी है। हालांकि मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया, और आज जो हम लोग यूज़ करते हैं हम वो नाप के धागे से नाप के फिर ग्रिड मारते हैं बड़ी वॉल्स पे, देन फिर स्केचिंग करते हैं। लेकिन सर वो ग्रिड मारने के बाद भी खुद से भी मेजरमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि ग्रिड मार के भी तो एकदम सटीक तो नहीं आएगा ना। ब्रश को हमको फिर खुद भी मतलब हाथ से या फिर बहुत हमने जैसे काम भी किया तो उससे भी हमको फिर थोड़ा आइडिया आ जाता है, और कई बार फिर नीचे उतरे फिर पीछे जाओ फिर देखो कि भाई ठीक आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इस टाइप से हम बेसिकली मेजरमेंट ले। तो मतलब क्या थ्रेड हो गया या मेजरमेंट टेप्स वगैरह वो थ्रेड से करता है। मैं थ्रेड से करता हूँ, और टेप से जैसे बहुत बड़ी कोई वॉल्स हैं 50 फीट 60 फीट, तो उसमें हम इंची टेप से वो उसका प्रॉपर नाप लेके फिर थ्रेड से वो करते हैं, उसमें निशान करके राइट, देन फिर स्टार्ट करते हैं। राइट। जैसे आपने सुना होगा राइटर्स ब्लॉक, हाँ, जो लेखक वगैरह होते हैं इसका आपने सुना होगा राइटर्स ब्लॉक की, मतलब वो लिखते हैं पर उनके दिमाग में मतलब अभी शांति नहीं है, मतलब बहुत फॉगी सा है, क्लियर माइंड नहीं है, उसको राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, एज एन आर्टिस्ट जैसे आप पेंटर हो, एक पेंटर्स ब्लॉक भी कुछ होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है उसको, आपने फिर आप जो आपके दिमाग में था वो आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, वो राइट डायरेक्शन आपको मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे कुछ होता है कि आपको भी एक आर्टिस्टिक ब्लॉक आपको मिल जाता है कि आप चाहते हो कि अच्छा बनाए पर वो बन नहीं पा रहा है या आप छोड़ रहे थे? बहुत बार होता है सर ऐसा। अच्छा। कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं ना तो वो नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होता ना तो उसको छोड़ दो, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। कब हुआ था आपके साथ, ये कौन से? मेरे साथ सर ये एक पेंटिंग में हुआ था, शायद 3 साल होने वाले इस बात को। अच्छा। मैं मोनालिसा का एक पेंटिंग कर रहा था। मोनालिसा का ही पेंटिंग करा था? अच्छा। तो उसमें बहुत मतलब अच्छी स्टोरी है। वो मैंने मोनालिसा का बनाया और उसको मैं कैनवस पे करा था ऑयल कलर में। मैंने वो बनाया, लेकिन वो ना उसमें मजा नहीं आया, नोज हल्का इधर जा रहा था, आईज में दिक्कत हो रहा था, दिमाग खराब हो गया मेरा, और ऑयल कलर वो सूखते भी नहीं जल्दी, थोड़ा गीला गीला सा हो रहा था। मैंने ना वो छोड़ दिया, मैंने कहा इसमें अब काम ही नहीं करना है। फिर 22 की बात होगी, हाँ, मैं गांव आया था और वो पेंटिंग भी मैं रोल में करके गांव आया था। मैंने इसमें काम करना धीरे धीरे शुरू किया, वो अच्छा बनता गया धीरे धीरे, मैंने कहा वाह यार। फिर मैं अपने डॉगी के साथ एक दिन हमारे गांव में गार्ड बोलते हैं छोटी नदी को, वहां गया था, मैं उस पेंटिंग को वहां ले गया और वहां भी मैंने उसमें काम करना शुरू कर दिया। और अचानक से मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार क्यों ना इस पे कुछ गढ़वाली कुछ ऐड किया जाए, बाहरी कुछ ऐड किया जाए। मोनालिसा सर? हाँ। अच्छा, मतलब आप फ्यूजन बना रहे थे? राइट। तो वो मेरी पेंटिंग बहुत वायरल है सर, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वो पेंटिंग्स मेरी बहुत वायरल है बहुत। उसमें मैंने नथ बनाई मोनालिसा का, मोनालिसा पे, और यहाँ पे पहाड़ी वो हार रहती, पहाड़ी माला वो पहनाए कानों में, वो झुमके पहना दे गढ़वाली। और ये एग्जैक्टली कहाँ, कितना कहाँ बना रहे थे आप? ये कैनवस पे बनाया है मैंने। ये आपने पहले कहा कैनवस पे? हाँ, कैनवस पे बनाया मैंने, छोटा ही बनाया मतलब? हाँ, वो 2x2 की 2x आर्ट हो कैनवस में, और सर इतना खूबसूरत निकल के आया ना लास्ट में, मतलब पूरा उसको गढ़वाली मोनालिसा, पहाड़ी मोनालिसा, कुमाऊनी पहाड़ी, ऐसे सब ऐसे बोलते हैं उसको, मतलब वो उसको एक टैग मिला है उत्तराखंडी मोनालिसा। मैं जैसे कहीं अपना आर्ट वर्क भी अब लगाता हूँ ना तो लोग बोलते हैं अरे वो उत्तराखंडी वाली मोनालिसा नहीं लेके आए आप, तो वो बहुत खूबसूरत बना सर वाला। तो मतलब जैसे आप कह रहे थे ना कभी ऐसा होता है तो काम वाम छोड़ दे, तो मैंने वो छोड़ दिया था, फिर कुछ टाइम बाद स्टार्ट किया, लेकिन वो इतना प्यारा बन के आया, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, लेकिन वो बाद में बहुत खूबसूरत आया। आपके हिसाब से अगर कोई आपको अप्रोच करे कि मेरे को ये परचेज करना है, आप किसको हाँ बोलते हो, किसको ना बोलते हो, और किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि ये मैं बेच सकता हूँ कि ये मैं नहीं बेच सकता? बेसिकली सर ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम में लोग फालतू के भी मैसेज करते हैं कि सर पेंटिंग लेनी है, पेंटिंग बनवानी, मतलब फालतू में, मतलब जिनको नहीं भी बनवाना अपना, मतलब दूसरे का टाइम खराब करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो मतलब पहले तो
एकदम ऐसा नहीं बोलेगा मुझे पेंटिंग्स खरीदनी है, वो बोलते हैं कि सर आपके पेंटिंग्स के चार्ज क्या हैं, आप नंबर दीजिए, आपसे कुछ बात करनी है। जो जेन्युइन लोग ले रहे हैं तो उनका पता लग जाता है, फिर उनसे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके देन वो फिर DM करते हैं व्हाट्सअप में, फिर बात करते हैं कि नहीं भाई हमें चाहिए ही चाहिए, फिर मैं ऑर्डर पे पेंटिंग्स बनाता हूँ। नहीं तो सर अगर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब नॉर्मली DM करते हैं कि बनवानी है हमको। फिर दूसरा सर लोगों का ये रहता है कि प्राइस का, क्योंकि जो मेरा सर भाई सबसे महंगी पेंटिंग आपकी कौन सी कितने की बेची आपने? अभी तो सर मैंने बहुत ज़्यादा महंगी नहीं बेची कोई, 70 to 80,000 हाँ लगभग। क्या वो साइज रहा होगा 3x2.5 का वो साइज रहा है। उसमें कुछ उत्तराखंडी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटल उत्तराखंड नेचर वगैरह का कुछ था, तो वो मैंने अभी तक जो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जिसके अभी तक ऐसे मिले हैं। और ये बायर कहाँ के थे? यहीं पे उत्तराखंड ही बायर थे या बाहर के भाई ने वो बाहर सर किसी ने वो थे पहाड़ी थे, लेकिन अब वो मुंबई गई थी मेरी पेंटिंग। अच्छा। तो और जैसे मेरे पेंटिंग्स के बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉस्टली साइज भी नहीं है, नॉर्मली 7-8 के से स्टार्ट है जो नॉर्मली साइज है, जो A3 बेसिकली साइज रहता है। लेकिन लोग कहते नहीं ये भी हमें बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, कॉस्टली लग रहा है, तो ऐसे ज़्यादातर लोग रहते हैं, ऐसे 80% लोग तो ऐसे रहते हैं। तो इसलिए सर मैं कैनवस बहुत कम करता हूँ, मतलब मैं कैनवस ऑर्डर पे बहुत रेयर करता हूँ, बहुत रेयर खुद के लिए करता हूँ कैनवस। क्योंकि हम अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे मनी मिलता है जैसे कहीं से, तो बेसिकली वॉल आर्ट या फिर म्यूरल आर्ट से हमें मिलता है। कैनवस मैं बहुत कम ऑर्डर पे बनाता हूँ, कोई जेन्युइन हो और अगर मुझे मेरे आर्ट्स के मुझे कोई अच्छे रेट्स दे रहा हूँ तो मैं उसके लिए कैनवस करता हूँ। नहीं तो सर बेसिकली कैनवस में अपना पर्सनल कलेक्शन के लिए करता हूँ। डिजिटल आर्ट भी आ गई है बिकरा में, आपका क्या ओपिनियन है डिजिटल आर्ट को लेके कि आप इंटरेस्टेड हो कि आप ये खुद करना चाहते हो या आपके हिसाब से थोड़ी क्रिटिसिज्म है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आर्टिकल में पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी जो आर्टिस्ट वगैरह हैं जो कैन जैसे आप करते हैं, तो वो डिजिटल आर्ट वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दिए, उसको बेचना भी स्टार्ट कर, बहुत महंगी बिकती हैं डिजिटल आर्ट। आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब ये इसको बढ़ावा देना चाहिए या आप उसमें नहीं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? सर देखिए डिजिटल आर्ट से कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है, मतलब ना आर्टिस्टों के काम पे, क्योंकि जिस आर्ट्स को बनाने में कोई आर्टिस्ट 4-5 दिन लगा रहा है, डिजिटल आर्ट उसको 1-1.5 घंटे में कर रहा है और मतलब अच्छा खासा फिनिशिंग भी आ रहा है उसमें, बल्कि वो टेक्सचर भी आ रहे हैं, लग रहा है कि यार नहीं ये तो हुआ है। लेकिन फिर भी सर हैंडमेड और डिजिटल में फ़र्क तो ही, चाहे हम कितना भी डिजिटल हो जाए, जो चीज़ हाथ से बन रही है सर वो मशीन तो नहीं बना पाएगी, कभी नहीं बना पाएगी ना, उसमें वाली फील रहेगी। आपको पता है पक्का कि अगर जो इंसान जो हाथ से बना सकता है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता नहीं कर सकता बिल्कुल भी। बल्कि सर अभी लग रहा होगा, हमको भी लग रहा है कि यार AI आ गया है, आइडियाज मिल रहे हैं वहां से, वो डिजिटल प्रिंट निकल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बल्कि हैंडमेड वाले की और वैल्यू बढ़ेगी, उनकी वैल्यू ज्यादा है, वो कम बचेंगे, हम बचेंगे ना, वो हम बचेंगे और उनकी वैल्यू रहेगी। लेकिन ये जो हैंडमेड वाला है ना, इसकी वैल्यू खत्म कभी नहीं होगी, मतलब इसकी तो अपनी एक अलग ही वैल्यू सर वो हमेशा रहेगी। अब जैसे सर मैं कुछ आर्ट्स करता हूँ ना, जैसे मैं मोनालिसा वाली की बात कर रहा था, उसका ओरिजिनल मेरे पास है, हालांकि मैंने उसके डिजिटल भी निकाले, लेकिन सर डिजिटल भी सेम लगेंगे, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि भैया करेक्ट। लेकिन सर जो फिर भी अगर कोई जानकार है जो सच में वो हाथ में देख के बता देगा कौन सा डिजिटल है, कौन सा हाथ से बनाया है, और हाथ की तो भाई उसकी तो वैल्यू अलग है ना। हाँ जी, तो ये है, और वो हमेशा रहेगा, हाथ का ही रहेगा और मशीन का ये तो है। नहीं, जो बडिंग आर्टिस्ट वगैरह आपको बोलते होंगे कि मैं करना चाहता हूँ, आप क्या एडवाइस जैसे उनको देते हो कि मतलब क्या बोलते हो कि पहले अपना आर्ट सीखो, पहले पेशेंस रखो, सीखो पहले आर्ट को, वो ज्यादा प्रायोरिटी, या फिर आप बोलते हो कि मतलब करो अपने दिल की, करो प्रैक्टिस हो या जॉब? सबसे बड़ा आपने कहा पेशेंस, सबसे बड़ी बात है पेशेंस। और पेंटिंग बनाने में तो पेशेंस ही सबसे बड़ा। मुझे तो सर 11 साल हो गए हैं, मतलब अब जाके मतलब थोड़ी बहुत लोग जानते हैं, काम वाम अब मिल रहा है, लेकिन सर मैंने इतने टाइम से तो किया ना, चाहे मैंने थोड़ी धीरे लेकिन करा है सर। लेकिन मेरे साथ बहुत लोग हैं सर, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, अभी कुछ गवर्नमेंट जॉब में चले गए, किसी ने छोड़ दिया है। लेकिन जब मैं BA में था सर, तो मेरी क्लास में कम से कम 70 लोग थे जो आर्ट्स वाले थे। सब सोचते थे हम चित्रकार बनेंगे, लेकिन सब तो बन नहीं सकते ना। बन वही सकता है सर जिसके अंदर धैर्य हो, लगन हो और एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि भाई मुझे करना है। लेकिन सर मैंने वो कभी नहीं छोड़ा, मैं करते रहा, इसलिए मतलब अभी भी कर ही रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि बस बहुत सक्सेस होता नहीं, अभी भी कर ही रहा हूँ, और जब तक मतलब जीवन रहेगा करते रहूंगा। लेकिन आजकल के जो यूथ हैं सर, पेशेंस बहुत कम है, जो मतलब है ही नहीं पेशेंस। मतलब मुझे DM भी आते ना मैसेज में, भैया आर्टिस्ट बनना है, पैसे कितने मिलेंगे? अरे यार ठीक तो लो,
व्हाट डू यू वांट, आपके बकेट लिस्ट में क्या है कि आपको ये पिक्चर बनानी है या ये म्यूरल आर्ट बनाना है, वॉल पेंटिंग बनानी है, या आपके लिए कैनवस पे भी आपको बनाना है? अभी आपका क्या है, व्हाट इज योर मोटिवेशन और आपका टारगेट क्या है कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेरे को ये बनाना है? सर जैसे मैं उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है सर काम करने के लिए। जैसे बहुत सारी जनजातियाँ, जैसे भोटियाँ हैं, रंग हैं, बुक्सा जनजाति, तो मुझे सर इन पे भी एक अलग से सीरीज़ करनी है। उत्तराखंड में इतने सारे टेम्पल हैं, पुरानी जो आर्किटेक्ट हैं उन पे कुछ काम करना है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो मुझे कर रही हैं। मतलब उत्तराखंड में अगर हम देखें ड्रेस सब ही देखें, अगर कोई आर्टिस्ट अगर एक उसी सीरीज़ पे काम करे ना, तो कम से कम मुझे लगता है सर उसके 100-200 पेंटिंग्स तो वही हो जाएंगी। सिर्फ उत्तराखंड के पहनावों पे ही, ज्वेलरीज पे ही अलग एक सीरीज़ बन सकती है। उत्तराखंड के ट्रेडिशनल डांसों पे एक बहुत बढ़िया सीरीज़ बन सकती है। हम रम्मान को देखें तो रम्मान पे एक बहुत शानदार सीरीज बन सकती है। रमान पे? हाँ, रम्मान पे बहुत अच्छा, मैंने बहुत आर्ट वर्क किया सर इसमें, बल्कि मैं कैनवस पे भी कुछ सीरीज कर रहा हूँ, उस पर बन सकता है। तो मेरे जो दिल से इच्छा है सर, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं एक बारी प्रॉपर, मुझे थोड़ा फाइनेंस बहुत अच्छे से, अगर मैं अपने कुछ ट्रैवल करूँ, देन फिर मैं इन सब चीज़ों पे काम करूँगा सर। और उत्तराखंड में जैसे मठपाल जी हैं, उनकी मतलब दिशा निर्देशन अनुसार जैसे उन्होंने किया, उस टाइप का ही एक कुछ लगाना चाहूँगा एग्जीबिशन। एंड जो बहुत यूथ हैं सर जो काम करना चाहते हैं आर्ट एंड कल्चर को लेके, या फिर जिनको सीखना है, तो उनको सिखाऊंगा भी और उनके साथ खुद भी सीखूंगा, काम भी करूँगा। कि से फॉर इंस्टेंस 30-40-50 साल 100 साल बाद कोई देखे आपकी पेंटिंग, तो आप क्या चाहोगे कि आपको किस तरह याद करें कि ये मुकुल ने बनाई है, मुकुल बदौनी ने ये पेंटिंग बनाई है, और क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे आप? 40 से 50 साल बाद कोई मेरा आर्ट वर्क देखेगा तो मुझे लगता है कि उसको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ पहाड़, क्योंकि अब तो मुझे लगता नहीं सर कि पहाड़ वैसे रहेंगे जैसे पहले नहीं रहेंगे। तो वही मेरी पेंटिंग्स में दिखेगा कि भाई पहाड़ ऐसा था, हम ऐसे हुआ करते थे, ऐसा हुआ करता था, लोग ऐसे रहते थे ना, ऐसा रीति रिवाज था, ऐसा होता था। तो वो सब उनमें ही दिखेगा सर। जैसे हम पुरानी पेंटिंग्स में देखते हैं ना, 1600 का 1500 उसका सब उसमें ही दिखता है। आर्ट के राजाओं के टाइम पे ऐसे मिनीचर बनते थे। मैं चाहता हूँ कि हमारा आर्ट वर्क उसी रूप में दिखे कि मतलब कोई था जिसने एक कोशिश करी थी उत्तराखंड को अपने चित्रों में दिखाने की। एक रैपिड फायर करेंगे, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हो, ठीक है? वॉल म्यूरल या कैनवस? वॉल म्यूरल। एक्रिलिक या ऑयल? एक्रिलिक। माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन। ब्लैक एंड वाइट या कलर? ब्लैक एंड वाइट। स्केच या पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट। टी या कॉफी वाइल पेंटिंग? टी और पेंटिंग। सनराइज या सनसेट? सनराइज। एक फेवरेट आर्टिस्ट? हाँ, पद्मश्री यशोधर मठपाल जी। एक कलर जो कभी बोर नहीं करती है आपको? वाइट एंड ब्लैक। आर्ट को एक वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना तो क्या करेंगे? लोक जीवन के रंग। थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट के लिए आए। इतनी एक्साइटिंग बात है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने स्टेट के बारे में और पेंटिंग के बारे में सीखी, एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी सीखा होगा। ये जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी स्मृति। थैंक यू सो मच। कभी आपके पास बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है मुकुल, थैंक यू सो मच। हमारी जो माँ गंगा की डोली गमुजिरान, तो उसके अंदर की ये मूर्ति माँ गंगा की बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच।